नमस्कार, मैं अनीता दिनेश। आज बात गुलाब की। गुलाब यानी कि रोज़। हम सभी को इच्छा होती है कि अगर हमारे पास एक गार्डन हो या स्पेस हो तो हम उसमें रोज़ेस ज़रूर लगाएं। और एक इतना खूबसूरत और इतना डिवाइन इसका फ्लावर होता है कि इनफैक्ट फ्लावर का कई बार मतलब ही गुलाब है। और पर गुलाब का जो प्लांट होता है, रोज़ का जो प्लांट होता है, वो थोड़ा टफ प्लांट होता है। और इसको लगाना, इसको मेंटेन करना और इससे अच्छे से फ्लावरिंग लेना हल्का सा ट्रिकी होता है। और ये एक नफासत पसंद प्लांट होता है इनफैक्ट, और बहुत फसी प्लांट है। कई बार आपको पता भी नहीं लगता है। आप नर्सरी से जब गुलाब का प्लांट लाते हैं तो आप उसको अच्छा सा खिला हुआ और ये देख के कि किस कलर का फ्लावर है, आप उसको लेके तो आ जाते हैं। परंतु आपके घर में आने के बाद आप ये जान ही नहीं पाते हैं कि कब आपका प्लांट खराब हो रहा है, कब आपका प्लांट मर गया या उसमें फूल क्यों नहीं आ रहे हैं। और आप काफ़ी परेशान होते हैं और आपको लगता है कि नहीं, अब ये जो गुलाब है वो बहुत टफ प्लांट है और इसको हम आ, अगली बार से हम इसे लगाने वाले ही नहीं हैं। मगर ऐसा होता नहीं है। एक बार आप गुलाब को, उसके नेचर को समझ लेंगे तो ये बहुत ही इजी टू ग्रो एंड इजी टू मेंटेन प्लांट है। गुलाब लगाते समय 3 बातें जो बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं, वो एक तो इसके प्लांट से मैक्सिमम शूट्स कैसे लिए जाएं या इसको कैसे ज़्यादा घना और ज़्यादा ब्रांचेस वाला बनाया जाए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा सीज़न में आपको फ्लावर्स मिल सके। दूसरा, इसके फ्लावर्स का साइज़ कैसे बड़ा किया जाए और इसमें जो फूल खिले वो अच्छे, हेल्दी, स्पॉटलेस और बड़े साइज़ के हों। तो चलिए आज बात करना शुरू करते हैं रोज़ेस के बारे में। सामान्यतः हमारे यहाँ गुलाबों की 4 किस्में इस्तेमाल की जाती हैं और जिसमें पहले इंग्लिश रोज़ेज़ और बुश रोज़ेज़ हैं। और इसके अलावा क्रीपर रोज़ेज़, बटन या मिनिएचर रोज़ेज़ और कश्मीरी और देसी गुलाब, ये प्रमुख वैरायटीज़ हैं जो हमारे यहाँ लगाई जाती हैं। और इनमें से इंग्लिश रोज़ेज़ जो होते हैं वो ग्राफ्टेड होते हैं और इनमें बहुत सारे कलर्स, बहुत सारी वैरायटी आती हैं। इनके फूल काफ़ी अट्रैक्टिव होते हैं। मिनिएचर और बटन रोज़ेज़ इंग्लिश रोज़ेज़ का मिनिएचर वर्ज़न है और ड्वार्फ वर्ज़न है। कश्मीरी या देसी गुलाब होते हैं, ये 12 मासी होते हैं, यानी कि ये साल भर फूल देते हैं। हाँ, इतना ज़रूर है कि सीज़न पे इनमें जो फूल होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। इनको हैंडल करना और इनकी देखभाल के लिए, इनसे फ्लावरिंग लेने के लिए थोड़ा सा जानकारी ज़्यादा रखने की ज़रूरत है, क्योंकि इनको ख़ास साज संभाल की ज़रूरत होती है। इन रोज़ेज़ में अच्छी क्वांटिटी और क्वालिटी में फ्लावरिंग हो, इसके लिए सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है वो है आपका जो प्लांट है वो काफ़ी हेल्दी होना चाहिए और उसमें अच्छी ग्रोथ होनी चाहिए, सो दैट कि वो ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावर्स को बेयर कर सके। और इसके लिए सबसे पहले तो हमें रोज़ की सॉइल पे ध्यान देना होगा। हमारे रोज़ प्लांट की सॉइल काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर में रिच होनी चाहिए, क्योंकि रोज़ एक ऐसा प्लांट है जिसको कि बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है। और स्पेशली जब आप इनको पॉट्स में लगाते हैं तब तो आपको इनकी कुछ ज़्यादा ही खास देखभाल केयर करनी पड़ती है। और ऐसे में इनके लिए जो सबसे बेहतर सॉइल मीडिया है वो है जिसमें आप एक पोर्शन नॉर्मल रेगुलर पॉटिंग सॉइल, एक पोर्शन सैंड और एक पोर्शन ऑर्गेनिक मैटर, आप उसमें लीफ मैन्योर और या तो फिर काउडंग मैन्योर। अगर काउडंग मैन्योर पका हुआ पुराना नहीं होगा, ये प्लांट को कई बार नुकसान पहुंचाता है और प्लांट को मार भी सकता है। मिट्टी को ये सारे इन तीनों को प्रॉपर प्रोपोर्शन में मिला करके तैयार कर लें, फिर उसमें थोड़ा सा फंजीसाइड यूज़ कर सकते हैं। और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ अच्छे फंजीसाइड्स का लिंक डाल दूंगी। इसके अलावा थोड़ा सा बोन मील मिला करके आप एक अच्छा पॉटिंग मिक्स तैयार कर सकते हैं। एक और सॉइल मीडिया होता है जिसमें सिंडर यूज़ करके रोजेज़ लगाते हैं। मौसम
गर्म होने के बाद आपको इनमें दिन में 2-3 बार पानी डालने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये सिंडर बहुत जल्दी ड्राई हो जाती है। इसलिए मुझे पर्सनली ये फ़ील होता है कि जो नॉर्मल लोमी सॉइल का जो पॉटिंग मिक्स है वो ही ज़्यादा कारगर और बेहतर है। उसके बाद आप जब इस रोज़ प्लांट को प्लांट करके और उसको थॉरली वाटरिंग वगैरह करके कर लें तो इस प्लांट को ग्रो होने के लिए छोड़ दें। और सीज़न आने पर जब अक्टूबर नवंबर का महीना आता है तब इन रोज़ प्लांट्स की आपको कटिंग करनी पड़ेगी, सो दैट कि ये अगले दिसंबर से ये फ्लावरिंग के लिए रेडी हो सके और इनमें आप अच्छे फ्लावर पा सकें। अक्टूबर नवंबर में इनकी कटिंग करेंगे तो वो हार्ड कटिंग होगी। कटिंग के बाद इसमें से नए स्टेम्स और नई ग्रोथ स्टार्ट होती है, जो कि इन प्लांट की सेहत के लिए और इनमें अच्छे फ्लावर्स के लिए ज़रूरी होती है। इंग्लिश रोज़ प्लांट में कुछ बातें जो बहुत ज़्यादा ध्यान देने की हैं। सबसे पहली बात तो आप ये ध्यान दीजिए कि कहीं आपका जो प्लांट है उसमें नीचे से जहाँ पे ग्राफ्टिंग की होती है वो पोर्शन एक नोट की तरह बन जाता है, एक गांठ की तरह बन जाता है। आप पिक्चर में देख सकते हैं। इस नोट के ऊपर जो ग्रोथ होगी वो आपको वो जो स्टेम्स होती हैं, वो जो शूट्स होती हैं वो रखनी होती हैं। मगर अगर सॉयल के अंदर से या इस नोट के नीचे से अगर आपकी कोई ग्रोथ हो रही है तो वो नॉर्मली सकर होता है। ये फ्लावर नहीं बेयर करता है और ये बहुत ज़्यादा प्लांट की ताकत लेकर के और लंबा हो जाता है। बेसिकली ये उस प्लांट का पार्ट होता है जिसके ऊपर ग्राफ्टिंग की गई होती है, और ये सकर जो होता है वो सारे न्यूट्रिएंट्स को सक कर लेता है, जिससे आपका प्लांट जो ग्राफ्टेड प्लांट होता है वो मर जाता है। और सकर की पहचान करने के लिए बहुत सारी जगहों पे ये बताया जाता है कि इसमें 7 जो लीव्स होती हैं वो सकर स्टेम होता है। मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानती हूँ। बहुत सारे रोजेज़ की ऐसी वैरायटीज़ हैं जिनमें 7 लीव्स वाले भी स्टेम्स पर फ्लावरिंग होती है। इसलिए सकर को आइडेंटिफाई करने का सबसे अच्छा तरीका तो ये है कि नंबर 1 कि ये नोट के नीचे से या सॉयल के अंदर से ये स्टेम निकल रही हो। इसकी जो लीव्स होती हैं वो एकदम पतली पॉइंटेड होती हैं और नॉर्मल रोज़ की लीव्स से थोड़ा इनकी अपीयरेंस अलग होती है, और इनका कलर लाइट ग्रीन होता है। कि जब नवंबर के बाद आप इनमें रेगुलरली इसको ऐसी फर्टिलाइजर्स इसमें यूज़ करें जो फ्लावरिंग को इंड्यूस करें और फूलों को और उनकी साइज़ को बढ़ाएं। इसके लिए आप जब नवंबर में एक बार कटिंग कर देते हैं तो 10-15 दिनों के बाद आप इनमें थोड़ा सा NPK डालें, सो दैट कि जिससे लीव्स की रूट्स की ग्रोथ अच्छी हो। और जब एक बार लीव्स में फुटाव चालू हो जाए और लीव्स निकलनी चालू हो जाए, फिर आप इसमें बॉर्न मील और उसके साथ साथ DAP को डालें। DAP डालने से इनमें फ्लावरिंग की तरफ प्लांट इंड्यूस होगा और फ्लावरिंग की पॉसिबिलिटीज़ बढ़ेंगी। और जैसे ही दिसंबर का महीना आए, आप इसमें थोड़ा सा 1 चम्मच 1.5 चम्मच के करीब पोटाश को डालें। पोटाश डालने से इनमें कलियां बनेंगी, ज़्यादा से ज़्यादा कलियां बनेंगी और ज़्यादा से ज़्यादा ये प्लांट फ्लावर बेयर करेगा। और इसके अलावा आप इनमें सीज़न में कम से कम 2 बार नीम की या सरसों की खली को यूज़ करें, जिससे कि इनमें किसी भी तरह की डिजीज़, किसी भी तरह का इन्फेक्शन ना होने पाए। इसके अलावा सीड्स की शॉप पे, नर्सरीज़ वगैरह में रोज़ मील करके लिए कंप्लीट रोज़ फूड मिल जाएगा। जो रोज़ मील होता है, इसको यूज़ करने के बाद आपको किसी भी और चीज़ को यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। आप इसको यूज़ करें, ये आपके प्लांट में लीव्स की, रूट्स की और फ्लावर्स की, तीनों की ग्रोथ को बढ़ाता है और बनाता है। एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब आप रोज़ को वाटर दें तो या तो वाटरिंग कैन से दें और या पाइप से दें, जिससे कि आपका जो रोज़ प्लांट है वो उसकी पत्ती, उसके फूल सब पानी से अच्छे से धुल जाए। और ऐसा करने से इनमें जो भी माइट्स होते हैं, फिट्स होते हैं या और भी कई तरह के कीड़े जो होते हैं वो इस पानी से धुल जाते हैं और आपका रोज़ प्लांट हेल्दी बना रहता है। कोई केमिकल फंजीसाइड ना यूज़ करना चाहें तो आप थोड़ी क्वांटिटी में हल्दी को भी यूज़ कर सकते हैं। हल्दी रोज़ के लिए एक अच्छे फंजीसाइड का काम करती है और ये आपको के प्लांट को कई तरह के फंगल इन्फेक्शन से बचाती है। जब आप अपने इंग्लिश रोज़ प्लांट को प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, सही मात्रा में खाद वगैरह इसमें यूज़ करेंगे, तो इनमें आप देखेंगे कि नीचे से मोटे और मजबूत नए
शूट्स निकलने लगते हैं। आप देखिए इस पिक्चर में आपको दिख रहा होगा इस वीडियो में कि इस सेक्शन में ये जो है ये बेसल शूट्स होते हैं। और बेसल शूट्स इसलिए इम्पॉर्टेंट हैं कि ये आपके प्लांट में नए स्टेम्स को ऐड करते हैं, उसको घना बनाते हैं। और जितनी ज़्यादा स्टेम होंगे, जितने मजबूत स्टेम होंगे, उतना ही फ्लावर का साइज़ बड़ा होगा और फ्लावर की क्वांटिटी भी उतनी ही ज़्यादा बढ़ेगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब आपका ये इंग्लिश रोज़ प्लांट की आप अक्टूबर नवंबर में हार्ड प्रूनिंग करते हैं, उसके बाद भी आपको इनकी टाइम टू टाइम सॉफ्ट प्रूनिंग करनी ही पड़ती है, सो दैट कि इनमें नए स्टेम्स निकलते रहें, नई ब्रांचेस निकलें और ज़्यादा तादाद में फ्लावर्स और कलियाँ निकले। जैसे देखिए इस पिक्चर में ये जो शूट आपको दिख रहा है, इसमें ऊपर देखिए ऑलमोस्ट कोई भी ग्रोथ होना बंद हो गई है। और ये बेसिकली ये ख़त्म हो गया है, एंड हो गया है। अब इसमें कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही है कि कहीं से कोई भी बाइफर्केशन हो या कोई नई शूट निकले। तो ऐसे भी स्टेम्स को आपको टाइम टू टाइम रिमूव कर देना होगा, सो दैट जब आप इसको यहाँ से रिमूव कर देंगे तो ये जो पोर्शन है इसके नीचे से यहाँ से 3-4 नए ब्रांचेस निकल आएंगी। और ऑब्वियसली जब 3-4 नई ब्रांचेस निकलेंगी तो एक ब्रांच पे 2, 3, 4, 5 कितने भी फ्लावर लग सकते हैं। गुलाब के प्लांट को बहुत सारी धूप की ज़रूरत होती है। इसको कम से कम इसको एक ऐसे प्लेस में रखना चाहिए जहाँ कम से कम 8 घंटे की धूप तो आती ही हो। जितनी अच्छी विंटर्स में इनको धूप मिलेगी, प्लांट उतनी ही फ्लावरिंग करेगा। और इसलिए आप इसको एक ऐसे प्लेस पे रखें जहाँ पे इनको पर्याप्त मात्रा में धूप मिलती हो। रोज़ के प्लांट को एसिडिक सॉइल पसंद होती है, और अगर आपके यहाँ की सॉइल जो है वो लेस एसिडिक बनाने के लिए आप एप्सम सॉल्ट का यूज़ कर सकते हैं। और एप्सम सॉल्ट डालने से सॉइल का पीएच लेवल बढ़ जाता है, और रोज़ के लिए जो रिक्वायर्ड पीएच लेवल है वो मेंटेन हो जाता है, और जिससे कि आपके रोज़ प्लांट की ग्रोथ और उसमें फ्लावरिंग अच्छी होती है। कई बार ये भी होता है कि अगर आप रोज़ प्लांट पे फर्टिलाइज़र डालते हैं और स्पेशली केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं तो उसकी लीव्स पीली होकर के गिरने लगती हैं। मगर आपको तब ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो लीव्स अब जब झड़ जाएंगी तो नए स्टेम्स, नई लीव्स उसमें से निकल आएंगी और आपका रोज़ प्लांट मरेगा नहीं। बस ये ध्यान रखें कि जब आप कोई केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करें तो उसको स्टेम के पास बिल्कुल भी ना यूज़ करें। एक फर्टिलाइज़र जो मैं अपने रोजेज़ में पूरे फ्लावरिंग सीज़न में एवरी 10 डे यूज़ करती हूँ, वो एगशेल एंड बनाना पील फर्टिलाइज़र है। एगशेल से इनको कैल्शियम और बनाना पील से अच्छी तादाद में पोटेशियम मिलता है, जो कि फ्लावरिंग को इंड्यूस करता है। और मैं इसके लिए एग के शेल्स को और बनाना पील्स को एक बड़े ऑलमोस्ट 5 लीटर के डिब्बे में, जार में इनको डालती रहती हूँ पानी के अंदर। और करीबन 1-1.5 महीने बाद जब ये अच्छे से इनके ऊपर जो एक फंगस का एक लेयर बन जाता है ग्रीनिश कलर का, उसको मैं हटा करके फिर इनको छान करके अपने रोजेज़ में इनको डाइल्यूट करके यूज़ करती हूँ। और ये एक बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र होता है, और इसके बहुत सारे विजिबल बेनिफिट्स होते हैं। तो आपके घर में अगर आप एग यूज़ करते हो और बनाना यूज़ करते हो तो आप इस फर्टिलाइज़र को कंटिन्यूसली आप बनाते रह सकते हैं। और इसका बेनिफिट ये है कि आप रोजेज़ में ही नहीं, और भी सारे जो फ्लावरिंग प्लांट हैं, इवन आपके जो ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं, उनमें भी आप इस फर्टिलाइज़र को बेधड़क और निश्चिंत होकर के अपने अधिकांशतः प्लांट्स में आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और रोज़ेज़ के लिए नॉर्मली 6 या 6.5 का जो पीएच लेवल होता है वो बेस्ट होता है। तो आप 5 to 10 ग्राम एलम को 1 लीटर पानी में घोल करके हर 15 दिन पे डाल करके आप सॉइल की एसिडिक लेवल्स को मेंटेन रख सकते हैं, और ये आपके रोजेज़ के लिए की ग्रोथ के लिए अच्छा होगा। गुलाब में होने वाली डिजीज़ में माइट्स से रिलेटेड डिजीज़, स्केल्स और थ्रिप्स से रिलेटेड डिजीज़, इसके अलावा कुछ और तरह के फंगल इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा कॉमन है। और जब रोज़ेज़ का फ्लावरिंग सीज़न ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगी कि किस तरह से अब अगले फ्लावरिंग सीज़न तक के लिए आप अपने रोज़ प्लांट्स को प्रिजर्व कर सकते हैं, सेफ़ रख सकते हैं।
और उनको अगले सीज़न में फ्लावरिंग के लिए तैयार कर सकते हैं। ये सारी डिटेल्स मैं आपको एक वीडियो के थ्रू बताऊंगी, और साथ में मैं आपको जब सीज़न आएगा तब मैं ये आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप अपने रोज़ प्लांट की कटिंग और ग्राफ्टिंग कर सकते हैं और नए रोज़ प्लांट तैयार कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें मैं जैसे जैसे उनका टाइम आया करेगा वैसे वैसे मैं आपको इन्फॉर्म करूँगी, मैं आपको बताऊँगी। और मैं अपने रोज़ेज़ में एप्सम सॉल्ट का यूज़ हमेशा ही करती हूँ, और इससे रोज़ेज़ में जो क्वांटिटी है वो बनी रहती है, और जिसकी वजह से रोज़ेज़ की मैग्नीशियम जो है वो रोज़ेज़ के लीव्स के, स्टेम के, रूट्स के और हेल्दी ग्रोथ के लिए और फ्लावरिंग के लिए बेनिफिशियल होता है। आप एप्सम सॉल्ट को रोज़ेज़ में यूज़ करें, और इनके रिज़ल्ट्स जो है वो इनफैक्ट मिरेकलस होता है, और आपको विजिबली नज़र आएगा कि आपकी जो प्लांट की लीव्स जो होती हैं ऊपर शाइनी लीव्स हो जाएंगी, और इतनी हेल्दी और इतने अच्छे साइज़ की लीव्स हो जाएंगी, आपको वो विजिबली दिखाई देगा। जैसे देखिए इस पिक्चर में मैंने अभी करीबन इस रोज़ में 15 दिन पहले एप्सम सॉल्ट को यूज़ किया था, और उसके 7-8 दिन बाद मैंने इसमें पोटैश को यूज़ किया था। आप देखिए कि 1 महीने पहले की बड में और अब जो बड आई है उसके साइज़ में कितना विजिबल डिफरेंस है, और ये आपको दिखाई देगा। इसके अलावा अल्फ़ा या कोई सीवीड फर्टिलाइज़र आपके गुलाबों की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में ही विजिबल इम्प्रूवमेंट लाएगा। अभी तुरंत तो अगर आपको अच्छे फूल लेने हो या आपके गुलाब में अच्छे फूल नहीं आ रहे हो तो आप रूट फिलिंग का सहारा लीजिए। रूट फिलिंग की टेक्निक में अगर आपने रोज़ प्लांट को गमलों में लगा रखा हो तो गमले की 3-4 इंच की ऊपर की मिट्टी को हटा दें, और फिर उसमें कोई भी लीफ मैन्योर या वर्मी कंपोस्ट डाल करके फिर ऊपर वापस उस मिट्टी की लेयर को लगा दें। इसका फ़ायदा ये होगा कि रूट्स को डायरेक्टली फर्टिलाइज़र मिल जाएगा, और उसके जो इफ़ेक्ट होंगे वो आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेंगे। जाइंट साइज़ रोज़ फ्लावर्स पाने के लिए मैंने आपको पहले ही बताया कि आप पोटैश को यूज़ कर सकते हैं। देसी और कश्मीरी रोज़ेस की जो वैराइटीज़ हैं उनको ऑलमोस्ट सारी जो उनकी फर्टिलाइजिंग नीड्स हैं और सनलाइट वगैरह सारी तो सेम ही होती हैं। बस आपको वाटरिंग के समय ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपने देसी रोज़ के प्लांट्स लगा रखे हैं तो जब ऊपर की टॉप सॉयल सूख गई हो तभी दोबारा वाटरिंग करें, और उनके फ्लावर्स के ऊपर पानी ना जाए, इससे उनके फ्लावर्स ख़राब होते हैं, डैमेज होते हैं। और इसके अलावा सारी जो और सावधानियां हैं, केयर है, वो सारी की सारी सारे ही रोज़ेज़ में एक जैसी होती हैं। बस देसी रोज़ का प्लांट थोड़ा ज़्यादा डेलिकेट दिखता है, और जबकि इंग्लिश रोज़ के जो प्लांट होते हैं वो थोड़े ज़्यादा स्टर्डियर होते हैं, थोड़े ज़्यादा मजबूत होते हैं, और इनके इंग्लिश रोज़ेज़ के जो फ्लावर्स होते हैं वो थोड़े ज़्यादा कॉम्पैक्ट अपीयरेंस में कॉम्पैक्ट होते हैं। प्लांट में वाटरिंग के लिए मॉर्निंग का टाइम बेस्ट होता है। गुलाब का जो प्लांट होता है वो तकरीबन 10-12 साल तक चल जाता है कई बार। बस आपको ध्यान ये देना है कि इस प्लांट को अटेंशन की ज़रूरत है, प्रॉपर अटेंशन की ज़रूरत है। आप इसको टेकन फॉर ग्रांटेड बिल्कुल नहीं ले सकते हैं। आप ये नहीं सोच सकते हैं कि नहीं एक बार लाके लगा दिया तो अब अपना काम ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं है। गुलाब को अटेंशन सीकिंग की आदत होती है। आशा है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि गार्डनिंग से रिलेटेड सारे अपडेट्स आप तक पहुँचे। थैंक यू वेरी मच।